हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपके कराने जा रही हूँ हाल्विंग प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रोक एम एन एल डाउनवर्ड आर डाउनवर्ड। मैंने 4 स्ट्रोक्स लिखे हैं, एम एन एल डाउनवर्ड एंड आर डाउनवर्ड। ये 4 स्ट्रोक्स जो होते हैं ना, आपको पता ना कैसे हैं, लाइट स्ट्रोक्स हैं। किसके लिए हाफ होंगे अगर ये अकेले हैं तो? डी के लिए ना, ठीक है। अब मैं जो नया पॉइंट बता रही हूं आपको, इन 4 स्ट्रोक्स को जब ये अकेले हों तो डी के लिए भी हाफ कर सकते हो। डी के लिए भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ डिफरेंस बताऊंगी। टी के लिए हाफ करते थे ना आप नॉर्मली जैसे ही, तो वैसे ही, लेकिन डी के लिए जब हाफ करोगे ना तो लाइट से डार्क कर देंगे, इनको थिक बना देंगे, मोटा बना देंगे। तो ये 4 स्ट्रोक्स के बारे में क्या बता रही हूं, एम एन एल डाउनवर्ड एंड आर डाउनवर्ड will be hard and हाफ तो होगा ही होगा, साथ में क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। हार्ड एंड थिकन्ड फॉर डी। टी के लिए सिर्फ हाफ करते थे, डी के लिए हाफ भी करेंगे और डार्क भी करेंगे। देखिए एग्जांपल्स, मेट मेट हाफ लेंथ बनाओगे ना, लाइट। मेड इसको डार्क कर देंगे, मेड डार्क कर देंगे। ध्यान रखना, मार्कर से थोड़ा डिफरेंस कम पता चलता है, लेकिन आप जब पेंसिल से आप बनाओगे तो आपको ये अलग से दिखेगा। नीट, नीड डार्क। ओल्ड, अब ये ध्यान रखिएगा एल डाउनवर्ड हो। क्यों, क्या रीजन है इसका, कई बार बता चुकी हूं वीडियोस में। क्योंकि अपवर्ड स्ट्रोक कभी भी डार्क नहीं होते, अपवर्ड स्ट्रोक को हम डार्क नहीं कर सकते, इसीलिए एल डाउनवर्ड बनेगा। एयर्ड, आर डाउनवर्ड। अपवर्ड स्ट्रोक विल नेवर बी डार्क, अपवर्ड स्ट्रोक कभी भी डार्क नहीं होते। तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट देखिए, एल डी स्ट्रोक है ना, जो एल डी जो भी बताया मैंने, एल डी के बारे में क्या बताता है कि एल डी अगर स्ट्रोक, एल डी भी हाफ लेंथ जो है, हाफ लेंथ फॉर्म जो है एल डी, अगर किसी शब्द के शुरू में है, क्योंकि लास्ट में तो ये हो जाता है हाफ, लेकिन अगर शुरू में है तो एक कंडीशन है कि कब इसको आपने हाफ करना है। कब करना है, जब इसके शुरू में वोवल हो, जब इसकी स्टार्टिंग किससे हो, बिगिनिंग जो है इसकी शुरुआत किससे हो, किसी वोवल से। एल डी व्हेन स्टैंडिंग अलोन, स्टैंडिंग अलोन जब अकेला आए या शुरू में आए, व्हेन स्टैंडिंग अलोन, देन आप क्या करोगे, विल बी हार्ड ओनली व्हेन द बिगनिंग इज, व्हेन द बिगनिंग इज विद द वोवल। विद द वोवल। रिपीट कर रही हूं बच्चों, अगर एल डी शब्द के शुरू में है या अकेला ही आए तो उसको हार्ड कब करेंगे, जब उसके स्टार्टिंग में क्या हो, वोवल से शुरुआत उसकी हो, तब हाफ करेंगे। देखो एग्जांपल देखो, ज्यादा क्लियर होगा आपको। हम लिखते हैं ओल्ड, ओल्ड में क्या है, ओ से शुरुआत हो रही है ना,
अगर लिखते हैं सोल्ड, सर्कल से शुरुआत है इसकी, तो इसको हाफ नहीं करेंगे, फुल स्ट्रोक बनेगा आपका। होल्ड, पूरा स्ट्रोक, पूरा स्ट्रोक बनेगा, हाल्विंग प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट था हमारा। फर्स्ट पॉइंट किया हमने कि MNLR के लिए हाफ करते हैं, LD के बारे में बताया मैंने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट LD और RD, LD और RD के बारे में बता रही हूं। LD और RD, LD एंड RD क्या बता रही हूं इनके बारे में, सुनिए ध्यान से। अगर LD और RD दोनों के बीच में किसी वोवल की साउंड आए, अगर दोनों के बीच में वोवल की साउंड अगर आती है, तो आप इसको हाफ नहीं करोगे, तो पूरा स्ट्रोक बनेगा। When a vowel between LD या RD, then will not be heard, तो इसको हाफ नहीं करोगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। फोल्ड, फोल्ड में हम हाफ करते हैं ना एल को, लेकिन फॉलोड, फॉलोड, फॉलो, एल और डी के बीच में ओ की साउंड आ रही है ना, हमें पूरा स्ट्रोक बनाओगे आप, पूरा स्ट्रोक। बोर्ड, हाफ। बोरोड, वोवल की साउंड आ रही है ना, पूरा बनाओगे। तो ये ध्यान रखना आपने, LD और RD के बीच में जब भी आपको वोवल की साउंड सुनाई दे, तो आप उसको हाफ ना करके पूरा स्ट्रोक बनाओगे, फुल लेंथ स्ट्रोक बनेगा। फुल लेंथ स्ट्रोक। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना आपने, LR आपको याद है, LR हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स में किया था, डार्क करते थे L को R के लिए, और R को डार्क करते थे R के लिए डाउनवर्ड को। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स इन बच्चों ने पढ़ा था ना, उनको पता होगा। LR और RR, इन दोनों को नेवर हार्ड फॉर T और D। ये T और D के लिए कभी भी हाफ नहीं होते किसी भी केस में। LR और RR जो पूरा स्ट्रोक है, कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं ये T D के लिए कभी हाफ नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि क्यों नहीं होते, तो एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। देखिए LRD अगर मैं हाफ करके लिखूं तो यूं बनेगा ना, ऐसे। तो ये तो अभी हमने क्या यूज किया था, LD यूज किया था, LD के लिए यूज किया था ये, इसी वजह से। और RRD अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, RD। इसी वजह से, यही कारण है कि LR और RR T और D के लिए हाफ नहीं होते। TD के लिए दोनों में से किसी के लिए भी इनको हाफ नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। MP, जिसने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था ना, उनको MP बोलते ही ध्यान आ गया होगा। MP और MB, डार्क करते थे ना M को P के लिए और B के लिए। देखिए MP, MB और इंग डार्क होते हैं। ये MP, MB और इंग डार्क स्ट्रोक्स होते हैं। इनको भी क्या कहते हैं ये कि T और D के लिए हाफ मत करो, नॉट हार्ड फॉर T और D।
टी या डी के लिए हाफ मत करो, बट एक कंडीशन दे दी हमें साथ में ही, एक कंडीशन बता के चलते हैं, कहते हैं अनलेस, ये हाफ नहीं होंगे अनलेस, लेकिन एक कंडीशन है, कब कर सकते हो, कब इनको हाफ कर सकते हैं, जब एम बी या इंग के शुरू में, एम बी या इंग के शुरू में क्या आ जाए, कोई हुक आ जाए, इनिशियल हुक, अनलेस एम पी एम बी और इंग आर इनिशियली हुक्ड, इनिशियली हुक्ड। रिपीट कर रही हूं, अगर एम पी एम बी है जो और इंग है, अगर इनके शुरू में आर की या कोई भी इनिशियल हुक आ जाए तो ही आपने टी और डी के लिए हाफ करना है, अदरवाइज टी डी के लिए इनको हाफ नहीं करते। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इम्प्यूट एम पी, टी के लिए हाफ नहीं हुआ, एम पी। इम्ब्यूड एम बी, डी के लिए हाफ नहीं करेंगे। लेकिन हैम्पर्ड, हैम्पर लिखते हैं पहले, हैम्पर, तो हैम्पर में क्या था, एमपी के अंदर आर की हुक आती है ना, इसी में अगर अब हैम्पर्ड लिखना है हमने, हैम्पर्ड, तो देखो जो एमपी के अंदर आर की हुक आई तो इसको डी के लिए छोटा कर सकते हो। हुक आ गई ना, शुरू में भी बताया था मैंने, इनिशियल हुक आ जाए तो हम हाफ कर सकते हैं। कॉन्कर, इंग, कॉन्कर, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड, आर की हुक आ गई इंग के अंदर और डी के लिए हम छोटा कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं इस तरह से। अगर शुरू में हुक आई तो हम हाफ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको फुल स्ट्रोक बनाएंगे, पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ आपको शन हुक के बारे में। शन हुक का मैंने चैप्टर कराया था, 2 पार्ट्स थे हमने हमारे पास, शन हुक का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो उसमें मैं बता चुकी हूँ शन हुक के बारे में। तो देखो अब शन हुक के बाद, शन हुक के बाद एस टी अगर आता है, एस टी, एस टी ये वाला, एस को टी के लिए छोटा करते हैं ना, एस टी may be written, st may be written upward या downward after शन हुक, आफ्टर शन हुक। शन हुक के बाद एस टी को हम अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा शन हुक की डायरेक्शन के ऊपर। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शन होता है ना, प्रोटेक्शनिस्ट, ईस्ट, ईस्ट लगा दिया मैंने, एस टी आ गया। देखिए प्रोटेक्ट लिखते हैं ना, प्रो टी के लिए आप हाफ कर दोगे, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इस तरह से लिखते हो आप। पी को मैंने टी के लिए हाफ किया, क के बाद शन हुक, तो ईस्ट लगाया ना, शन नीचे आया तो ईस्ट भी नीचे ले आए। लेकिन अगर लिखते हो प्रोग्रेशनिस्ट, प्रोग्रेशन और ईस्ट, प्रोग्रेशनिस्ट, देखिए शन ऊपर गया तो ईस्ट भी ऊपर गया। नीचे आर की हुक थी ना, तो शन उससे अपोजिट रखा, शन हुक में मैंने ये रूल करा दिया आपको, तो उसी के ऊपर फिर ईस्ट लेके जाओगे आप। तो ईस्ट को कैसे बनाओगे आप, शन हुक की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर टिड साउंड सुनते हो किसी भी वर्ड में, टिड, टिड साउंड कब सुनते हो, क्रेडिटेड, ट्रेडेड, डिड वर्ड आता ना, तो टिड की अगर साउंड सुनाई दे आपको, किसके बाद, टी और डी के बाद, टी और डी के बाद अगर आप टिड सुनते हो, टिड
must be, sorry, did will be written। देखिए दोबारा रिपीट करूं मैं इसको, टिड जो है अगर आई टी और डी के बाद तो कैसे लिखा जाएगा, वो डिसजॉइन करके। टिड विल बी रिटर्न अपार्ट, अलग से लिखोगे उसको आप, व्हेन, या हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, शुड बी रिटन अपार्ट बिफोर टी और डी, सॉरी आफ्टर टी और डी। टी और डी के बाद अगर टिड आता है तो आप उसको क्या लिखोगे, अलग से लिखोगे, आफ्टर टी और डी। टिड विल बी रिटर्न अपार्ट, अलग से लिखोगे आप उसको, आफ्टर टी और डी। टी और डी के बाद अगर आता है तो टिड को आप क्या करोगे, डिसजॉइन करोगे, या अपने याद रखना है। देखिए कैसे, क्यों करेंगे, ट्रेड लिखते हैं, ट्रेड, ट्रेड ग्राम लोग है वैसे तो इसका, तो ऐसे लिखा जाता है यूं, ट्रेड छोटा करके। अब ट्रेडिड अगर लिखते हैं, ट्रेडिड, देखिए डिड, डिड या टिड जो भी है, डिड या टिड, अगर टी के बाद आता है तो ट्रे लिख के आप डिड को डिसजॉइन करके लिखोगे, अलग से लिखोगे। रीजन क्या होता है बच्चों, ट्रे और डिड अगर मैंने मिक्स कर दिया आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक हाफ लेंथ स्ट्रोक है और कहाँ पे उसके बाद आपने टी या डी को बना रखा है, तो उसको रीड करने में हमें दिक्कत आएगी। इस वजह से एक वर्ड और देखिएगा, क्रेडिट, क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या करते हैं हम, डी को हाफ करते हैं टी के लिए, अब लिखते हैं क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। क्रेडिटेड में क्या आ गया, फिर से टिड आया डी के बाद, तो क्रेडी लिख के टिड को आप डिसजॉइन करोगे, डी लिख के टिड को डिसजॉइन करना है। कुछ एक वर्ड्स और भी हैं जिसके अंदर हमें डिसजॉइन करना पड़ता है, टिड ना आए तब भी, टिड ना आए तब भी, इजी ज्वाइनिंग के लिए, अच्छे से इसको रीड कर पाए इसलिए। देखिए वर्ड लिखते हैं एप्ट, एप्ट, अगर लिखना पड़े एप्टनेस, एप्टनेस, तो एप्ट के बाद मैंने नेस जो लिखा ना उसको डिसजॉइन करके लिखा है। रीजन पता है क्या है, अगर आप लिखते हो एप्ट और नेस, इसमें कहीं पे आपको एप्ट दिखता ही नहीं है, एप्ट का पता ही नहीं चलेगा, वो एन के अंदर ही मर्ज हो जाएगा, एन लगेगा कि हमने डबलिंग प्रिंसिपल लगा रखा है, तो इसलिए इसको आप अलग से लिखोगे ताकि हम इजीली उसको रीड कर पाए, इस वजह से। तो डिसजॉइन हमें करना पड़ता है, कुछ एक केसेस हैं जिसमें वर्ड को डिसजॉइन करने का मतलब उसके पास में लिखना, लेकिन थोड़ा सा अलग करके, आपने काफी दूर नहीं बनाना उसको कि एप्ट लिखोगे फिर आप नेस लिखोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, उसके पास में लिखना है आपने, थोड़ा सा गैप देखे ताकि लगे कि हाँ इसी का वर्ड है, इसी का पार्ट है ये, लेकिन आपने ब्रेक करके लिखा है बस इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट में बता रही हूं बच्चों आपको, एल टी आर टी, एल डी और आर डी के बारे में कि कब आपने इनको यूज करना है, कब अपवर्ड यूज करोगे, कब डाउनवर्ड, कब लाइट और कब डार्क। देखिए एल टी और आर टी है ना जो, ये मोस्टली लाइट यूज होते हैं, लाइट और अपवर्ड। एल डी और आर डी जो है ना इनको डार्क यूज करते हो और मोस्टली केसेस में डाउनवर्ड यूज करते हो। कुछ एक केसेस हैं जहां पर हमें आर डी जो है अपवर्ड यूज करना पड़ता है, लाइट। देखो कैसे, अगर हम लिखते हैं पार्ट, आर टी आया ना, लाइट और अपवर्ड यूज करोगे। अगर हम लिखते हैं पेयर्ड तो आप डार्क यूज करोगे। अगर लिखते हैं फॉल्ट, एल अपवर्ड, फोल्ड तो डार्क। देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, हम लिख रहे हैं प्रेफर्ड,
प्रेफर्ड, प्रेफर लिखते हैं ना, प्रेफर, प्रेफर, तो प्रेफर्ड लिखते टाइम आर जो है मैं अपवर्ड बना रही हूं, आर अपवर्ड, प्रेफर्ड, अपवर्ड बनाओगे लेकिन लाइट रखोगे, आरडी अपवर्ड वाला यूज करना आपने, लाइट रखोगे, डार्क तो अपवर्ड स्ट्रोक वैसे ही नहीं होता ना, तो अपवर्ड रखोगे। रीजन क्या है, देखिए आप डाउनवर्ड वाली फॉर्म बना के देखिएगा, प्रेफर्ड, ये आउटलाइन ठीक नहीं बन पाती, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इसको रीड करोगे आपने ये क्या बना दिया। एक सुटेबल ज्वाइनिंग के लिए, सुटेबल आउटलाइन के लिए आप कुछ केसेस में आर टी जो है लाइट होता है ना, ऐसी आर डी को भी आप यूज कर सकते हो, आर डी के लिए अकॉर्डिंग टू सेंस आप पहचान जाओगे कि आपने आर डी लिखा है या आर टी लिखा है। तो ये कुछ केसेस होते हैं। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बता रही हूँ बच्चों आपको, फ्रेजियोग्राफी, फ्रेजियोग्राफी में भी हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज है, फ्रेजियोग्राफी के अंदर भी हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज है। कुछ वर्ड्स को हम हाफ करते हैं फ्रेजेस के अंदर, फ्रेजियोग्राफी, देखिए फ्रेजेस के अंदर, फ्रेजेस के अंदर अगर इट आए, नॉट आए या टू आए, तो इससे पहले वाला जो भी वर्ड होगा उसको आप हाफ कर दोगे, इससे पहले वाले वर्ड को आप हाफ कर दोगे। आई एम नॉट, आई एम और नॉट, देखिए एम को आप हाफ लेंथ करोगे एन के लिए, एन के लिए उसको सॉरी एन के लिए उसकी हुक लगाओगे, टी के लिए उसकी क्या कर दोगे, लेंथ को आप हाफ कर दोगे। एबल टू मेक, एबल टू मेक, टू के लिए हाफ, मेक पूरा, मेक पूरा। इफ इट इज, इफ इट इज, देखिए अगर आप इफ लिखते हो तो आप लाइन से काट के एफ लिखते हो, लेकिन इट के लिए अगर हाफ होगा तो वो ऑन द लाइन रहेगा। ये मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि थर्ड फॉर्म जो होती है उसको भी आप सेकंड प्लेस पे रखते हो। तो इफ इट इज, इट के लिए मैंने इसको हाफ लेंथ किया और इसका मैंने इसमें सर्कल लगाया। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसमें फ्रेजियोग्राफी के अंदर जो यूज करते हो आप, इट, नॉट, टू, इनके लिए आप क्या करोगे, इससे पहले वाले अक्षर को हाफ कर दोगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सीखा हाल्विंग प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आपके जो डाउट्स होंगे ना वो क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।